गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बसंत कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपको इस सेमेस्टर में एयर एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसका जो कोड है RCE077। दिस इज मोस्टली आप ये कह सकते हैं 70-80% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। फर्स्ट यूनिट में हम एयर पोल्यूशन इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट आर द कंपोजिशन and structure of atmosphere, global implication of air pollution, classification of air pollutant, particulates, hydrocarbons, carbon monoxide, oxide of sulfur, oxide of nitrogen, and photochemical oxidants, and indoor air pollution, effective air pollutant on the human, effect of air pollutant on human, animals, property and the plants. So these are the topics which are covered in the unit 1. यूनिट सेकंड में देन एयर पोल्यूशन केमिस्ट्री आ जाती है, मेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जस्ट हम यूनिट 1 के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एयर। तो अगर हम बात करें, एयर पोल्यूशन इज नॉट अ न्यू थिंग। ये काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम है और पिछले कई दशकों से एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो एयर पोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना हो तो एयर पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कंटामिनेंट इन द एयर in such a quantity and for such a duration which may be tend to injurious to the human, animal, plant life and property, or which unreasonably interferes। तो एयर पोल्यूशन के डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि अगर एयर में जो कंटामिनेंट है वो ऐसा कंटामिनेंट है जो काफ़ी टाइम से हैं, जो कि ह्यूमन के हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, एनिमल को इफेक्ट कर रहे हैं, प्लांट की लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं और हमारी प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो कंटामिनेंट है, उन कंटामिनेंट की प्रेजेंस को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। नाउ अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इट इज जस्ट वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। 1272 से ही ये एयर पोल्यूशन की दिक्कतें स्टार्ट हो गई। एयर पोल्यूशन में 1272 में देखें, किंग्स एडवर्ड इंग्लैंड ने सी कोल को बैन कर दिया था। देन 1377 में इन 1399 रिचर्ड सेकंड ने रिस्ट्रिक्ट किया था यूज ऑफ कोल, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। देन 1413 में से 1422 तक हेनरी वी रेगुलेट द रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ कोल। इसके बाद 1661 में देखें, बाय रॉयल कमांड ऑफ चार्ली एंड जॉन एल्विन ऑफ रॉयल सोसाइटी पब्लिश दैट inconvenience of air and smoke disappeared, together with some remedies of humbly proposed। 1784 में वॉट स्टीम इंजन, जब स्टीम इंजन जिन्होंने आविष्कार किया था, एंड द बॉयलर टू टर्न द फॉसिल फ्यूल coal to make steam to pump water and move a machinery smoked ash from fossil fuel by power plant। ठीक है, तो ऐसे 1907 में द फॉर्मेशन ऑफ प्रेडेसेसर द एयर बेस्ड मैनेजमेंट एसोसिएशन का फॉर्मेशन। इसके बाद 1930 और 1950 में एयर पोल्यूशन एपिसोड्स डिफरेंट हुए, अलग अलग जगह कई डेथ हो गई। अगर हम इसकी बात करें इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में एक वीक तक पूरा शटडाउन रहा और काफ़ी लोग मारे गए।
In 1955, the first Federal Air Pollution Control Act is formed in USA. फिर 1960 में मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट एक्ट आ गया। इसके बाद 1963 में क्लीन एयर एक्ट आया। थ्री स्टेज enforcement, then found a fund for the state of local agencies. So these are the history जो कि टाइम टू टाइम आई और एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के उन्होंने बनाया। नाउ अब हम आ जाते हैं व्हाई वी स्टडी द एयर पोल्यूशन। अगर हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो अगर हम देखें एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट ग्लोबली सब पे पड़ा है। इन अर्ली 1900 द सिटी ऑफ शिकागो illness passes the ordinance to reduce the air pollution. Then 1940 लॉस एंजलिस में काफ़ी दिक्कतें हुई। 1948 जैसे मैंने ये एग्जाम्पल बता रहा था कि एयर पोल्यूशन स्टिल इन डोनारा। डोनारा इज अ सिटी जहाँ पे आपके लगभग 20 मौतें हो गई और 40,000 पीपल की पॉपुलेशन में 20 की मौत और 1400 काफ़ी बीमार पड़ गए और 6 डे ब्लॉक था, 6 दिन का बंद था। इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया था। 1950 में a chemist of California Institute Technology proposed the theory of smoke, that is ozone। तो जो कि in the presence of sunlight बनता है, तो that is ozone is basically a ground level ozone जो कि काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है ह्यूमन पे और प्लांट पे। In 1954, an early public protest against the air pollution take place in East Greenville। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग टाइम पे एयर पोल्यूशन के कारण काफ़ी दिक्कतें आई। बीच में आपने देखा होगा अपने यहाँ एनसीआर में इतना ज़्यादा पीएम लेवल हाई हो गया था, पार्टिकुलेट मैटर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी कि गवर्नमेंट को छोटे बच्चों की क्लासेस और स्कूल को बंद करना पड़ा टू द पोल्यूशन। ऐसे ही हमने देखे 1962 में अलग केसेस हुए। फिर 1966 में न्यूयॉर्क में 3 डे टेम्परेचर इन्वर्जन ओवर द वीकेंड। देन 1969 में हुआ। देन 1917 में फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया। तो दीज आर द हिस्ट्री जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा ये डेटा। तो अलग अलग टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। इसके चलते एयर पोल्यूशन के बारे में सबको अवेयर किया जाए, इसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट चलाया गया कि सबको एयर पोल्यूशन क्या है और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के क्या मेथड है और सबको कैसे अवेयर किया जाए, इसलिए इसको आपको पढ़ाया जाए। नाउ व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव टेकन फॉर द एयर पोल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया। तो अगर इंडिया की बात करें ड्यूरिंग लास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 20 सालों में अगर हम देखें, सबसे पहले नाक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि बेसिकली हेल्थ इम्पैक्ट को देखती है। 1982, 1994 एंड 2009। तो इसके मेन है कि एयर क्वालिटी से ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। देन एमिशन स्टैंडर्ड इन एयर पोल्यूशन इंडस्ट्री डेवलप फॉर द मेजर इंडस्ट्री। Implementation of standards in 17th category of high polluting industry and other small and medium scale industry like stone crusher, brick kiln or re-rolling mills, coal beneficiation and clean coal technology, notification to reduce the use of beneficiated coal in thermal power plant। तो इसमें कोल बेनिफिशिएशन में क्या है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उसमें कोल का अगर हम डायरेक्ट यूज़ करने के बजाय पहले कोल की हम
क्यों ना सफाई कर लें। बेनिफिशिएशन मीन्स कोल की सफाई करना बाय एयर। एक तो एयर वॉशिंग है, एक वेट वॉशिंग है विद हेल्प ऑफ वाटर। तो उससे क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल हैं और जो ऐश ज़्यादा बनाते हैं वो निकल जाएंगे, और फिर उस क्लीन कोल को देन थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाए, जिससे पोल्यूशन कम हो। Then, after the improvement of vehicle technology like Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, then CNG vehicle 4 स्ट्रोक इंजन, जैसे आपको पता है इस समय इंडियन गवर्नमेंट ने BS4 इंजन को मैन्युफैक्चर करने का पूरा बंद कर दिया है कि अब जो भी इंजन बनेंगे BS6 वाले इंजन बनेंगे, जिसके हाई स्टैंडर्ड्स हैं एयर क्वालिटी को लेके। And another is improvement of fuel qualities like diesel with low sulfur content, 0.25 in whole country and 0.05 in metro cities. Gasoline lead phase out through the country since 2000. तो गैसोलीन में जो लेड की मिक्सिंग होती थी वो 2000 के बाद उसको हटा ही दिया गया। Now this is the some charts released by the NOx। इसमें व्हाट आर द मेन पोल्यूटेंट, क्या मेन पोल्यूटेंट हैं और उनके क्या मेथड है मेजरमेंट करने के, वो हैं। सबसे पहले जो मेन पोल्यूटेंट अगर हम देखें दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको जो मेजर करते हैं माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। और टाइम वेटेड एवरेज जो है कि इसका कितने घंटे में इसका रिकॉर्डिंग की जाती है। एक तो है एनुअली रिकॉर्डिंग है, और दूसरा है 24 आवर्स में क्या इसका इफेक्ट। सो कंसंट्रेशन इन एम्बिएंट एयर अगर हम देखें, एक तरफ है आपका इंडस्ट्रियल रूरल एंड अदर एरियाज, एंड अनदर इज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया दैट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको ग्रीन जोन कहते हैं। तो अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो एनुअली 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर 24 आवर में अगर हम बात करें ये 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एनुअली 40 है और 24 में 80 है। ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज, ऐसे पार्टिकल का साइज जिसका साइज लेस देन 10 माइक्रोन मीटर है, उसको हम PM10 कहते हैं। जैसे आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि PM10 की ये वैल्यू, तो PM10 मीन्स दैट पार्टिकुलेट मैटर और सस्पेंडेड पार्टिकल जिसका साइज लेस देन 0.8 माइक्रोन मीटर है, और 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू आपको पता होगा 10⁻⁻6 मीटर, है ना। तो लेस देन 10 माइक्रोन मीटर है, तो कितना आपका ये छोटा पार्टिकल है देखिए। तो दैट इज 100 माइक्रो PM की वैल्यू होनी चाहिए, एनुअली 6 है, और PM2.5 की वैल्यू 60 होनी चाहिए। ऐसे ही ओजोन की वैल्यू पर घंटे और 8 आवर्स में देखा जाता है तो 180 और 100 है। देन लेड की वैल्यू है 0.5 to 1, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एंड इन डिफरेंट ये वैल्यूज़ हैं, और ये ग्रीन जोन के वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें हमारे यहाँ जो अभी चल रहा है वो इन सभी वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, यानी हम कितने हाई और रिस्क जोन में रह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो इन दिस स्लाइड वी जस्ट डिस्कस व्हाट आर द अर्थ जो है, अर्थ में मेन क्या क्या चीज़ें से बना है। एक तो है आपका जमीन, लिथोस्फीयर contain all the cold and hard solid land of the plant like crust surface, semi-solid land underneath of the crust, and the liquid land near the center of the planet.
Another is hydrosphere, that is all the water like sea, है ना? And another is biosphere. Biosphere contain all the planet, living things. This sphere include all the microorganisms, plant, animals, and air. And another is atmosphere. Atmosphere contain all the air in the earth. So earth सब एक दूसरे से related कैसे हैं? That is atmosphere, water have a hydrosphere and सॉलिड लिथोस्फीयर, और इनके बीच में इकोसिस्टम में आपका जीवन निर्भर करता है, इन तीनों पे डिपेंड। नाउ इन दिस स्लाइड वी जस्ट डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर इसमें हम देखें तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर कितने लेयर में है। सबसे जो ग्राउंड से लेके अगर हम बात करें up to the 10 to 12 miles, 10 to 12 माइल तक आपका ट्रोपोस्फियर रहता है। ट्रोपोस्फियर के बाद जहाँ पे ट्रोपोस्फियर में बेसिकली आपके जितने भी वेदर होते हैं, क्लाउड होते हैं एंड बायो जो केमिकल साइकिल्स है ना, ये सारा कुछ इसी में ट्रोपोस्फियर में रहता है। आफ्टर दैट ट्रोपोस्फियर आपका स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, और स्ट्रेटोस्फेयर है आपका यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 20 टू 50 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसमें आपका ओजोन लेयर है, ठीक है। और उसके बाद 50 टू 80 में मीजोस्फेयर है, देन 80 टू 120 थर्मोस्फेयर। नाउ ट्रोपिस स्फीयर में बात करें तो इसमें जो एयर क्वालिटी की जो स्टैंडर्ड है, एयर में आपका 78% बाय वेट नाइट्रोजन होता है, 21% बाय वेट ऑक्सीजन है, एंड 1% बाय वेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अदर गैसेस। सो अगर हम बात करें, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो 4 जोन में डिवाइड किया गया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लाइन डिवाइड करती है इसको बोलते हैं ट्रोपोपाज। स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को जो लाइन डिवाइड करती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोपाज, एंड मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर को जो लाइन डिवाइड करती है दैट इज कॉल्ड मेसोपाज। नाउ टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के टाइप्स क्या है तो देखें, दैट इज पर्सनल एयर एक्सपोजर। It refers to the exposed to a dust, fumes, gases to which an individual exposes himself when he indulges himself in smoking. Another is occupational air exposure. It represents the type of exposure of individual to potentially harmful concentration of aerosols, vapor, and gases in their working environment. Another is community air exposure. This is the most serious, complex, consists of variety of instruments of pollutant source and meteorological factors, wide variety of adverse sources and economicals and health effects. तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द एयर पोल्यूशन। पर्सनल एयर एक्सपोजर में हमने देखा लाइक डस्ट में हम एक्सपोज हो रहे हैं, फ्यूम्स में हो रहे हैं, गैसेस में हो रहे हैं, और कुछ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्मोकिंग करते हैं तो उससे हम पर्सनल करते हैं। और ऑक्यूपेशनल में जो आपका ड्यूरिंग द जॉब वर्किंग इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप एक्सपोज हो रहे हैं, और दूसरा कम्युनिटी एयर एक्सपोज। नाउ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें, एक तो नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स में हम बात करें वोल्केनोज हैं, फॉरेस्ट फायर है, डस्ट स्टॉर्म्स हैं, ओशियंस हैं, प्लांट्स हैं एंड ट्रीज हैं। तो वोल्केनो ये एयर वोल्केनो, जब आपको पता है कि जो जितनी भी ज्वालामुखी हैं वोल्केनो हैं, वो जब
फोड़ती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके एक तो हाई टेम्परेचर से अलग अलग गैसेस और आपके कार्बन डाइऑक्साइड्स और निकलती हैं। तो एक तो ये हो गया फॉरेस्ट फायर, कई बार अपने आप जंगलों में आग लग जाती है, आंधी और तूफान आ गया, डस्ट का आ गया। दूसरा ओशियन और प्लांट्स और ट्रीज में कई बार जो बड़े जो आपके सागर्स हैं, ओशियंस हैं, इनसे भी हमारे लगातार ये कार्बन डाइऑक्साइड्स इनसे भी निकलती है। नाउ अगर हम बात करें anthropogenic source, anthropogenic source is the source created by the human beings. So anthropogenic source that divided in two categories, that is stationary source and mobile source. Stationary source is further divided in two groups: point source like industrial processing, power plant, fuel combustion, and area source like residential heating, coal, gas, oil, on-site incineration, open burning, etc. ठीक है। तो पॉइंट सोर्स में आप जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, पावर प्लांट हैं और जहाँ फ्यूल कंबशंस हैं। एरिया सोर्स में लाइक आपके जो जैसे बड़े बड़े इंसिनरेटर्स हैं, जो आपके जैसे आपने यहाँ पे अगर एनसीआर में बात करें तो आपका जो दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर है, जहाँ पे गाजीपुर, वहाँ पे कितना बड़ा आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा पहाड़ कूड़े का बना हुआ है। तो उसमें बीच बीच में उसको जलाते रहते हैं। तो उस कूड़े को अगर जलाएंगे तो दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन। तो उससे भी आपका पॉल्यूशन होता है, तो काफ़ी एरिया में फैलता है, दैट इज कॉल्ड एरिया सोर्स, ओपन बर्निंग यू करते हैं। अनदर इज मोबाइल सोर्स, दैट इज basically line source, that is a highway vehicles, railroad locomotives, channel vessels, so etc. These are called mobile source. Now एयर पोल्यूटेंट। अब हम एयर पोल्यूटेंट मैंने बात किया कि एनी सब्सटेंस अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर that may have adverse effect on a human, animal, plant life and or inanimated material, उसको हम एयर पोल्यूटेंट कहेंगे। ऐसा सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में है और ह्यूमन बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डाल, प्लांट पे डाल रहा है, एनिमल पे डाल रहा है। एयर पोल्यूटेंट have known or suspect harmful effect on the human health and the environment। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री का हो गया, आपका ओपन बर्निंग का यहाँ दिखा दिया गया, आपका हाईवे और मोबाइल जो सोर्सेज हैं, तो दीज आर द सोर्सेज। तो एयर पोल्यूटेंट उसी को कहेंगे जो ह्यूमन के हेल्थ पे इफेक्ट करे, प्लांट पे इफेक्ट करे और यहाँ के मटेरियल पे, प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करे। और एयर पोल्यूशन जो कि इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे। ठीक है। टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट, दो टाइप के एयर पोल्यूटेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट सोर्स से अपने आप बनते हैं। पोल्यूटेंट विच आर बीइंग emitted into the air directly by the point, area और line sources, जो अभी हमने बताया पॉइंट सोर्स, एरिया सोर्स, लाइन सोर्स से डायरेक्ट जो निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, एसपीएम, सल्फर बेस्ड पार्टिकुलेट मैटर्स है ना, वीओसी, दैट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट like pollutant which are getting form or form primary pollutant in the atmosphere. Some of the reactions are catalyzed by the sunlight, for example acid rain का formation होना, smoke बनना, ozone, water, formaldehyde, peroxide, acetyl nitrate,
peroxyacetyl nitrate, that is also known as PAN। तो ये आपके इस प्राइमरी पोल्यूटेंट जब सनलाइट के में आते हैं तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। तो इसके बाद हम और देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लेक्चर में जस्ट हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन एंड व्हाट इज द हिस्ट्री एंड व्हाट आर द types of the air pollutant and what are the source of the air pollutant. Thank you.